Welcome to my channel Yashraj English Classes. Today I am going to start a new poem. The name of the poem is The Soldier. It is written by Rupert Brooke. तो इसको किस तरह से याद रखना है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि सोल्जर जो है ये क्या करते हैं, तो मिलिटेंट का रूप बिगाड़ते हैं, अपराधियों का रूप बिगाड़ते हैं। तो सोल्जर का काम, सोल्जर जो है रूप बिगाड़ने का काम करेगा, इसीलिए सोल्जर रूपर्ट ब्रूक से कोरिलेटेड होगा। तो रूप से याद रखिएगा, रूप बिगाड़ने वाला रूपर्ट ब्रूक सोल्जर लिखेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये दिमाग में बैठाने के लिए बता दिए। नाउ we have to pay attention on the lifespan of Rupert Brooke. He was born in 1887 and died in 1915. He was born in a prosperous and वेल एजुकेटेड फैमिली। वो एक वेल एजुकेटेड एकेडमिक फैमिली यानी वेल एजुकेटेड फैमिली, और प्रोस्पेरस, वेल टू डू मीन्स हैविंग ए लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। तो एक अच्छे फैमिली में, एक प्रॉस्पेरस फैमिली में, एक पढ़े लिखे फैमिली में ये पैदा लिए थे। इनके जो फादर थे वो रग्बी स्कूल में काम करते थे, और रूपर्ट ब्रूक जो थे वो शुरू का यानी फॉर्मल एजुकेशन यहीं से प्राप्त किए। उसके बाद इन्हें किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाना पड़ा। W.B. ईट्स द फेमस पोएट, W.B. ईट्स भी जो है ये भी पोएट थे। ये इनके बारे में ये लिखे हैं कि डिस्क्राइब्ड हिम एज इन्वर्टेड कोमा शुरू द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड इन्वर्टेड कोमा बंद। तो यहाँ एक वर्ड है हैंडसमेस्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर हम लोग करेक्ट करेंगे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ द हैंडसम लिखना होगा, क्योंकि हैंडसम में दो सिलेबल है। तो सिलेबल किसको कहते हैं? सिलेबल का मतलब होता है द साउंड ऑफ वॉवेल। जितने वॉवेल का साउंड होगा उतने सिलेबल इसमें होंगे। वॉवेल का साउंड किस तरह से पता करेंगे, तो हिंदी में लिख लीजिए हैंडसम। जितने वॉवेल के हेल्प से ये हिंदी वाला वर्ड लिखाएगा उतने सिलेबल होंगे। तो इसमें दो सिलेबल है, इसीलिए इसमें लगाना होता मोस्ट हैंडसम। लेकिन जो W.B. ईट्स है ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत ही हैंडसम थे, इसीलिए लिखे द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो हैंडसमेस्ट यंग मैन कौन थे? तो रूपर्ट ब्रूक। ये एक क्या है, एक्सेप्शनल केस है हैंडसम का सुपरलेटिव डिग्री लिखने का। तो ध्यान में लिखिएगा। अब अगर आप ये कोट यूज़ करना चाहते हैं तो ये एकदम नेसेसरी है कि आपको भी द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड को इन्वर्टेड कोमा में बंद करना होगा, अदरवाइज इट विल सपोज टू बी रॉन्ग, आपका गलत हो जाएगा। ही एज्यूम्ड एज सिम्बॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। ये वॉरियर की कहानी बता रहे हैं जो वार करते हैं, यानी सोल्जर की कहानी बता रहे हैं किस तरह से यंग और जवान, ये ब्यूटीफुल यंग और जवान जो होते हैं वो अपने देश के लिए किस तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ इन सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया इज अ डिजीज इन विच इज एन इन्फेक्शन ऑफ ब्लड बाय पॉइजनस बैक्टीरिया। तो पॉइजनस बैक्टीरिया के काटने से, इंसेक्ट के काटने से इनके ब्लड में पॉइजन हो गया था, जिसके कारण इन्हें मरना पड़ा। तो सेप्टिसेमिया के कारण ये मर गए। कब? तो 23 अप्रैल इन 1915। तो ये कब की बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, यानी 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद ये मरे 1915 में। कब, किस तरह से मरे? तो ये जा रहे थे आइलैंड ऑफ लेमन, लेमन के आइलैंड में जा रहे थे। ये कहाँ पड़ता है? तो एशिया। ऑन इज वे टू बैटल ऑफ गोबीपोली। गोबीपोली के बैटल में जा रहे थे, उसी रास्ते में इंसेक्ट बाइट करता है इन्हें, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज वार पोएट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा, रूपर्ट ब्रूक वार पोएट हैं, क्योंकि द सोल्जर ऑलवेज टेक्स पार्ट इन वार, and Rupert Brooke is writing about the war, WW1 यानी World War First. That's why Rupert Brooke was the war poet. एक war poet है ये, who inspired patriotism in early phase of the First World War.
फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था 1914 में, उसी से इनको इंस्पिरेशन मिली है और ये अपने इंस्पिरेशन को शेयर कर रहे हैं। हिज रेपुटेशन चीपली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट्स ऑफ विच, जनरली वो 5 वार सोनेट लिखे थे, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द सोल्जर। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ द सोल्जर। ये सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है प्यारे बच्चों? तो सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। अब सोनेट क्या होता है? सोनेट कंटेंस 14 लाइन्स। सोनेट में 14 लाइन होता है। सोनेट सुन के ये आप लोग नहीं समझ लीजिएगा 16 लाइन होता है, नहीं, 16 से 2 कम यानी 14 लाइन होता है। अब 14 लाइन किस फॉर्म में होगा? या तो 1 बाय 1 करके 14 लाइन पूरा कर देंगे, या फिर कोई स्पेशल फॉर्म होगा। तो फॉर्म होगा इसका स्पेशल, क्योंकि ये पेट्राआर्कन सोनेट है, यानी इटली में पेट्राआर्क नाम का एक आदमी थे, वही सबसे पहले इस सोनेट के फॉर्म को लिखे। तो सबसे पहले इस सोनेट में ऑक्टेव लिखा जाता है। ऑक्टेव कंटेन्स 8 लाइन। आफ्टर दैट देयर विल बी अ सेस्टेट। सेस्टेट कंटेन्स 6 लाइन। सेस्टेट में 6 लाइन होती है और ऑक्टेव में 8 लाइन। यू कैन ऐड 8 एंड 6, द रिजल्ट विल बी 14। तो 14 लाइन हो गया, तो ये सोनेट हो गया। एक चीज़ और है, सोनेट 14 लाइन्स के होते हैं। इट हैज़ अ पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न। इसका एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न होता है। अब राइमिंग पैटर्न के बारे में समझिएगा। वो राइमिंग पैटर्न क्या होता है? तो ए बी, सी डी, ई एफ जी। Now how will you decide the rhyming pattern? So you have to pay attention on the last word of line. एक लाइन यानी एक स्टैंजा के लास्ट वर्ड पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। आपको दिस ऑफ तक की बात करें तो इसको छोड़ दीजिए पीछे। लास्ट वर्ड क्या है? इसमें मी है, तो मी के बारे में सोचिए। मी का राइमिंग पैटर्न डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहला अल्फ़ाबेट, यानी कौन होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट? ए होता है, तो हम ए लिखेंगे इसके लिए। और मी से जो राइम करेगा उसको भी ए से डिनोट करेंगे। मी से राइम कर रहा है बी, तो बी के लिए भी ए लिखेंगे। इसके बाद फील्ड के लिए सेकेंड अल्फ़ाबेट लेंगे जो कि बी है। फील्ड से राइम कर रहा है कॉन्सील्ड, तो इसके लिए भी बी लेंगे। उसके बाद अवेयर के लिए सी लेंगे, थर्ड अल्फ़ाबेट। और अवेयर से जो राइम कर रहा है एयर, इसके लिए भी सी लेंगे। रोम से राइम कर रहा है होम, इसके लिए भी डी, उसके लिए भी डी। तो इसका राइमिंग यानी फर्स्ट 8 लाइन का ऑक्टेव का राइमिंग पैटर्न हो गया ए बी, सी डी हो गया ना 8 लाइन। ए बी 4, सी डी 4, 8 लाइन का राइमिंग पैटर्न हो गया। उसके बाद कॉमा ई एफ जी। तो इस तरह से सोनेट के बारे में अगर लिखिएगा, अगर आपको लिखना होगा द सोल्जर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। ए सोनेट कंटेन्स 18 लाइन्स इन 14 लाइन्स, 18 लाइन नहीं होगा, 14 लाइन्स होगा। तो it contains 14 lines. It will be divided into 2 parts. Each octave is followed by a sestet, and there is a certain rhyming pattern. तो 3 चीज़ बताइएगा। सोनेट में 14 लाइन होती है, ऑक्टेव और सेस्टेव होता है 14 लाइन में, और इसका राइमिंग पैटर्न होता है फिक्स राइमिंग पैटर्न। और किस टाइप का ये सोनेट है? तो पेट्राआर्कन सोनेट। ये सबसे पहले कहाँ लिखा गया पेट्राआर्कन सोनेट? तो इटली में प्रैक्टिस किया गया था। तो जानकारी के लिए अगर मैं इतना बता दे रहा हूँ तो 2-3 भी पॉइंट आपको याद रहेगा, तो एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा तो अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। कौन सा लिखिएगा? 14 लाइन्स होता है। राइमिंग पैटर्न क्या है? ए बी, सी डी, ई एफ जी। ये राइमिंग पैटर्न हो गया। ऑक्टेव होता है और सेस्टेट होता है। ऑक्टेव जो होता है कोई प्रॉब्लम के बारे में बताता है, और सेस्टेट जो होता है वो सॉल्यूशन के बारे में बताता है। तो इतने सारे चीज़ मैंने सोनेट के बारे में बता दिया। अब जितना आप याद रखिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
अब सोनेट में जो है ये पेट्रार्कन सोनेट हो गया। एक होता है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट यानी इंग्लैंड में प्रैक्टिस किया गया था, इसका फॉर्म अलग होता है। बस छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, फॉर्म क्या अलग होता है। तो इसमें 3 क्वार्टन्स लिखे जाते हैं। इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टन्स और एक कपलेट लिखा जाता है। एक क्वार्टन्स में 4 लाइन्स होते हैं, यानी 4 3 जा 12 लाइन तो पूरा हो गया। और एक कपलेट में 2 लाइन होता है, यानी 3 क्वार्टन्स प्लस 1 कपलेट इक्वल टू 14 लाइन्स। दिस इज कॉल्ड इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है, क्योंकि शेक्सपियर भी इसको प्रैक्टिस किए थे। तो सोनेट के बारे में आपके पास ढेर सारी जानकारी हो गई है, अब इसे याद रखिएगा आप। नाउ आई विल टॉक अबाउट द पोएम द सोल्जर। सोल्जर के नाम से ही आपके अंदर एक अजीब तरह की जो भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या? पेट्रियोटिक फीलिंग। सोल्जर का मतलब ही होता है देश के लिए अपनी जान की सेक्रीफाइस कर देना, अपने जान की बाजी लगा देना देश के लिए। दिस इज कॉल्ड सोल्जर। आप लोग जो पढ़ते हैं, ढेर सारे बच्चों के मन में होगा कि हम भी सोल्जर बने, तो इसके लिए आपको शुरू से प्रैक्टिस करना होगा। 10+2 करके इसके लिए आपको दौड़ लगानी होगी, ढेर सारे क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने होंगे, तब आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो सोल्जर में होती है। अब सोल्जर के अंदर, एक सोल्जर के अंदर जो है किस तरह की जज्बा होती है मर मिटने की, वो इस पोएम में आप देख सकते हैं। इफ़ आई शुड डाई, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home. Now I will discuss about the poem. What is the meaning of the line, of the particular line? If I should die, अगर मुझे मरना चाहिए, द सोल्जर क्या रेफर कर रहा है? तो द टाइटल सजेस्ट्स एन anonymous soldier and perhaps reflects how many soldiers were to lose their life in a battle. ये सोल्जर का मतलब कोई भी सैनिक। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, 1914 का पीरियड है। 1915 में ये मर गए, 1914 में एक्सपीरियंस किए कि ढेर सारे सोल्जर्स हैं जो अपने ज़िंदगी को, लाइफ को दाव पे लगा दिए देश के लिए। यहाँ इफ़ आई शुड डाई, there is an acceptance that he may die, but this is viewed as a sacrifice he is willing to make. should जो है एक मॉडल है, मॉडल शो कर रहा है इसके विलिंगनेस की, इनकी इच्छा है। The poem is written in the first person and reflects the idea that it is an honor to fight and die for your country. ये सम्मान की बात होगी अगर हम अपने देश के लिए मरते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं और अपनी सेक्रीफाइस, अपने जान की सेक्रीफाइस दे देते हैं, तो हमारे लिए ये बड़प्पन है, हमारे लिए ऑनर की बात है। तो यहाँ बोलना चाह रहे हैं पोएट, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मैं मरता हूँ, अगर मुझे मरना चाहिए तो सिर्फ मेरे लिए सोचिए, दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। अगर मैं मरूंगा तो आई वुड बी बरीड इन अ फॉरेन फील्ड, मैं फॉरेन फील्ड में दफना दिया जाऊंगा। वो फॉरेन फील्ड किसका हिस्सा होगा? तो वो फॉरेन फील्ड इंग्लैंड का हिस्सा होगा। सदा के लिए वहाँ इंग्लैंड की बीज पनपेगी, क्योंकि उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर इंग्लैंड की लाशें हैं। There shall be in that rich earth a richer dust concealed. एक तो अर्थ खुद रिच है, जो मेरी धरती माँ है वो खुद रिच है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट है, जो रिमेंस है, जो इंग्लैंड के सैनिक का रिमेंस है, डेड बॉडी है। यहाँ डस्ट जो है मेटाफर है, यहाँ डस्ट मीन्स डेड बॉडी। जो इंग्लैंड का डेड बॉडी है, जो डस्ट है, वो और भी रिचर है। जो फॉरेन का अर्थ है वो तो रिच है ही, लेकिन मेरा जो डेड बॉडी है, जो डस्ट है, वो और भी रिच है, जो छिपा हुआ है फॉरेन के अर्थ में। कौन सी डस्ट? इसके बारे में समझिएगा। डस्ट के बारे में, डस्ट क्या,
एक आदमी जो मरता है वो लास्टली मिट्टी में ही मिल जाता है, उसके रिमेन्स जो होते हैं, उसके डेड बॉडी जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। अब फॉरेन का पार्ट जहाँ पे दफन किया हुआ है मरने के बाद, वहाँ तो इंग्लैंड का आदमी ही है, इंग्लैंड का सोल्जर है ही तो है, वो हमेशा इंग्लैंड के बेटरमेंट के बारे में ही सोचेगा। तो वो जो डस्ट है, अब जो रिमेन्स है वो डस्ट में तब्दील हो गया है, जो छुपा हुआ डस्ट है वो और रिच है और धनी है कंपैरिजन टू द रिच अर्थ ऑफ द फॉरेन का रिच अर्थ के कंपैरिजन में वहाँ जो जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है ये और रिचर है। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, यहाँ भी डस्ट मेटाफर का यूज़ किया गया है। अ मैन अ सोल्जर हुम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड जन्म दिया है, जिसे इंग्लैंड पाला पोसा है। मेड अवेयर, सारी चीज़ों से अवगत कराया है। अगर हम इंडिया में पैदा लेते, इंडिया की हवा में हम लोग जीते हैं, इंडिया की हवा में सांसें लेते हैं, यहीं जीना मरना सीखते हैं हम लोग, तो सारे चीज़ हमें इंडिया सिखाई है। और यहाँ पोएट के केस में इंग्लैंड सारा चीज़ इन्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है, संभारा, एक शेप दिया है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, इन्हें बताया किस तरह से फूलों से प्यार करना चाहिए। हर वे टू रोम, किस तरह से रास्तों पे घूमना चाहिए, चलना से भी सिखाया है यही। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, और ये जो बॉडी है इंग्लैंड का बॉडी है, ये हमारा अपना नहीं है। ब्रीथिंग, क्योंकि इसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो इंग्लिश एयर है, यानी इंग्लैंड का हवा है। यहाँ इंग्लैंड में रहने वाले आदमी को बोलते हैं इंग्लिश, इंडिया में रहने वाले को बोलते हैं इंडियन। तो वहाँ इंग्लिश एयर इस बॉडी में भरा हुआ है, ये इंग्लैंड का बॉडी है। इंग्लैंड ने ही इसे पाला पोसा है, इंग्लैंड ने ही इसे बड़ा किया है और यही सिखाया किस तरह से रास्तों पे चलें, किस तरह से एक फूल से प्यार करें और ऐसी सारे चीज़ों से अवगत कराया है। ये डस्ट मेटाफर का यूज़ किया गया है। डस्ट वास्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। अब होम का यूज़ किया, इसका नेक्स्ट लाइन है, 5 लाइन के बाद 6, 7, 8 लाइन में होम का यूज़ किया गया है। इंग्लैंड में बहने वाले जो रिवर हैं, उसी रिवर में नहा के ये बड़े हुए हैं। एंड ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, होम का मतलब होता है जहाँ आप बड़े होते हैं, जिस जगह पे, उसको होम बोला जाता है। जहाँ आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं उसको होम बोला जाता है, अदरवाइज़ किसी भी घर को हाउस बोला जाता है। और होम के पहले इसीलिए टू यूज़ नहीं होता है, हाउस के पहले टू यूज़ होता है। तो बात हो रही होम की, यानी होम क्या, इंग्लैंड, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर बड़े हुए हैं, जहाँ फैमिली मेम्बर के द्वारा आप नर्चर किए गए हैं, यानी इंग्लैंड के द्वारा आप पोसे गए हैं, हर एक ज़रूर की चीज़ अवेलेबल करवाई गई है इंग्लैंड के द्वारा। तो इसीलिए ये इंग्लैंड का शरीर है। इंग्लैंड के नदियों में खेले हैं, कूदे हैं, नहाए हैं, तो इसीलिए मेरे अंदर जो ब्लड है वो इंग्लैंड के लिए ही न्यौछावर होगा, मैं अपना रक्त इंग्लैंड के लिए ही बहाऊंगा। वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन्स एट होम, इसका मतलब यू कैन से दैट अगेन ऑलमोस्ट रिलीजियस, द वर्ब ब्लेस्ड, ये रिलीजियस फीलिंग शो कर रहा है। ब्लेस्ड सजेस्ट शी इज़ हिज बेनिफैक्टर, हिज प्रोटेक्टर। ब्लेस्ड मीन्स होता है आपको आशीर्वाद मिलती है कि आप हमेशा जीवित रहो, एक प्रोटेक्टर का काम करता है। इमेजरी का यूज़ किया गया यहाँ पे, इमेजरी सजेस्ट द ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड, हर फ्लावर्स एंड लेन्स, हर रिवर्स। तो इस तरह से बताया गया है कि इंग्लैंड के लिए हम जो सोल्जर है इंग्लैंड के लिए हैं, जी रहे हैं, एंड हमेशा वो तैयार हैं अपनी सेक्रीफाइस देने के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने इंग्लैंड के लिए। तो ये 8 लाइन का आपका राइमिंग पैटर्न जो है ए बी है, सी डी है, ये आपका राइमिंग पैटर्न हो गया। कुछ फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो आप देख सकते हो कहीं कहीं पे रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का। एज फॉर एग्जाम्पल दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, हेयर इज रिपीटेशन ऑफ एफ एंड एफ, बोथ आर कॉन्सोनेंट, एंड द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर कॉल्ड
alliteration, alliteration. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से आप देखिएगा जहाँ जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होगा तो एजोनेंस का एग्जाम्पल होगा ASSONANCE। अब जो सेक्सटेट है उसका मीनिंग बचा हुआ है। सेक्सटेट का जो मीनिंग जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ press the bell icon. Thank you very much for watching my video.